जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या हमें फ्रांस ने गुमराह किया, हमें धोखा दिया और ऐन वक्त पे जो उसे करना चाहिए था उसने नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं राफेल की। ये मैं कहीं इस बात की बात नहीं कर रहा हूं कि राफेल एक अच्छा प्लेन नहीं है, एक फाइटर प्लेन नहीं है। मेरा ये स्पष्ट मानना है, जो मैंने सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर से बात की उसके अनुसार राफेल एक बहुत अच्छा, तकनीकी रूप से बहुत अच्छा फाइटर प्लेन है। जैसे अमेरिका का F-35 है, जैसे रूस का Su-57 है और जैसे चाइना का J-36 है। ये समकक्ष फाइटर प्लेन्स हैं और विशेषता के मामले में कहीं कोई 19 बैठता है, कहीं कोई 20 बैठता है। तो ये मैं कतई नहीं कहने की मेरी मंशा है कि राफेल तकनीकी रूप से एक इंफीरियर फाइटर प्लेन है। जो मैं ये विवेचना कर रहा हूं वो विवेचना कर रहा हूं फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जरूरत के समय जिसको आप फाइटर प्लेन दें उसकी आवश्यकता अनुसार उसको ढालने के संदर्भ में। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज के तारीख में जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी आय का मुख्य स्रोत और उनकी आर्थिक स्थिति का मुख्य स्रोत सैन्य उपकरण है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, सबने अपने अपने ग्राहक बना रखे हैं और उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि वो ये फाइटर प्लेन्स जो बड़ी कीमत में मिलते हैं ये अपने उन राष्ट्रों को बेचें जिनके ऊपर इनका प्रभाव होता है और जो इनसे प्रभावित रहते हैं। चाइना का एक अपना अलग बाजार है, अमेरिका का अलग बाजार है, रूस का अलग बाजार है। और इस मामले में भारत की नीति में थोड़ा सा परिवर्तन भी हुआ है। अगर आप हमारी आजादी के शुरुआत के दिनों में देखेंगे तो हमारे जितने भी सैन्य उपकरण होते थे ज्यादातर वो रूस से होते थे और रूस हमारा हमेशा पुराना मित्र रहा और रूस ने हमेशा जो भी सैन्य उपकरण थे वो हमें न केवल दिए बल्कि उसकी तकनीक भी दी। इसका माने उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब उसके अंदर हम रिसर्च कर सकते थे, जिस प्रकार के इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती थी वो रूस हमें प्रोवाइड करता था, हम उसका देश के अंदर उत्पादन कर सकते थे और उसके रिप्लेसमेंट के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में रूस हमें अवगत कराता रहता था, क्योंकि वो ये मानता था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता रहेगा, पुरानी टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर करता रहेगा और नई टेक्नोलॉजी खुद भी डेवलप करेगा और उन मित्र राष्ट्रों को भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने में मदद करेगा जो कि युद्ध के तैयारी में उसका उपयोग कर सके। हमारे देश ने राफेल खरीदे। ये उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में विषय रहा, क्या राफेल हमने सही दाम में खरीदे या ज्यादा दाम में खरीदे। बहुत सारे डिस्कशंस आपने देखे होंगे कि राफेल जो फ्रांस ने दूसरे देशों को दिया उससे 5 गुना या 3 गुने ज्यादा कीमत में भारतवर्ष को दिया और यह बड़ा विवादित मुद्दा रहा कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा काम हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलिए, उसके अंदर ये जस्टिफिकेशन दिया गया सत्ताधारियों द्वारा कि राफेल की कीमत जो भारतवर्ष ने खरीदी वो दूसरे देशों द्वारा खरीदे जाने वाली राफेल से कई गुनी ज्यादा थी। और एक उदाहरण भी दिया गया कि अगर आप कार खरीदते हैं तो उसके बाद अगर, तो लोगों ने मजाक भी बनाया कि कार खरीदते हैं, कार तो है 5 लाख की और 10 लाख का उसके अंदर स्टेपनी है। जो लोग राफेल की ज्यादा कीमत का मजाक उड़ाना चाहते थे और जो लोग कह रहे थे कि राफेल के दाम बिल्कुल सही हैं, उनका जस्टिफिकेशन ये था कि कार से
और स्टेपनी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। और ये जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, इनको स्पेसिफिकेशंस की आवश्यकता होती है, इनको एडिशनल फीचर्स की आवश्यकता होती है, जो किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में उसको ढालना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, जिससे कि युद्ध के समय उसका उपयोग किया जा सके। और क्योंकि ये युद्ध उपकरण है, कोई कार और स्टेपनी नहीं है, इसलिए ये जो विमान है इसकी कीमत 3 गुनी हो गई। चलिए, वो विवाद खत्म हुआ, लोगों ने मान लिया कि जो है बिल्कुल ठीक है। और मानी बात है कि सैन्य उपकरणों के मामलों में बहुत ज्यादा प्रश्न उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। और जब भी कोई सैन्य उपकरण खरीदा जाता है तो उसमें आर्मी के लोग क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं और कई स्तर की उसकी स्क्रीनिंग होती है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं उठा गया। लेकिन हमको जो परेशानी हुई, जो सामान्य जनता को परेशानी हुई, देश की सामान्य जनता को परेशानी हुई, वो परेशानी ये हुई जब ये पता चला कि भारतवर्ष ने फ्रांस से वो सिक्योरिटी कोड मांगा, जिस सिक्योरिटी कोड के यूज करने से राफेल के अंदर हम अपनी मिसाइल्स फिट कर पाए। आप जानते हैं कि अगर एक मिसाइल भारतवर्ष बनाता है, इंडिजीनियस मिसाइल बनाता है, अगर उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और वही मिसाइल फ्रांस बनाता है 100 करोड़ की, तो अगर हमारे पास उसका सिक्योरिटी कोड होगा तो हम अपनी 10 करोड़ की मिसाइल को उसमें अपलोड करके उसका उपयोग कर पाएंगे। और आप जानते हैं भारतवर्ष इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी में किसी देश से कम नहीं है। हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि विश्व के किसी भी देश के दांत खट्टे कर सकती हैं। लेकिन फ्रांस ने ऐन वक्त पे हमको सिक्योरिटी कोड बताने से इनकार कर दिया। उसकी वजह से हम वो मिसाइल जो कि राफेल के अंदर उपयोग में ला सकते थे और पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म कर सकते थे और पीओके को ले सकते थे और पाकिस्तान के उसी प्रकार से टुकड़े कर सकते थे जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन फ्रांस की एक धोखाधड़ी से, अब इसको धोखाधड़ी अगर किया जाए, अगर उसने सिक्योरिटी कोड हमको नहीं दिया है तो हमारे साथ धोखा तो हुआ है, क्योंकि जब हमने 3 गुनी और 4 गुनी कीमत पे राफेल खरीदे हैं तो ये हमारा अधिकार था। और अगर फ्रांस ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए राफेल के हमसे कमाए थे तो कम से कम सिक्योरिटी कोड उसको हमको दे देना चाहिए था। और उसकी दूसरी तरफ जिस रूस को हमने अवॉइड किया, वो रूस हमें टेक्नोलॉजी भी देता है, डेवलप करने में मदद भी करता है और उसके इंजीनियर प्रोडक्शन में मदद भी करता है। तो अब ये प्रश्न उठ रहा है कि अगर हमने Su-57 खरीदा होता, एक एयरफोर्स के बड़े सीनियर ऑफिसर के साथ पब्लिक इंडिया के ही फोरम पे मैंने डिस्कशन किया था, उन्होंने तुलना की थी Su-57 की और राफेल की, तो उन्होंने कहा था कि दोनों बिल्कुल समकक्ष फाइटर प्लेन्स हैं। और अगर इसकी तुलना की जाए चाइना के J-36 से और अमेरिका के F-35 से, तो ये करीब करीब सब एक अलग जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं और ये हर मामले में करीब करीब एक दूसरे के समकक्ष बैठेंगे, कहीं 19 या कहीं 20 बैठेंगे। लेकिन जो फ्रांस ने हमको सिक्योरिटी कोड दे के अंत मूवमेंट पे हमारे साथ धोखा किया, इसको याद करके मेरे को एक घटना याद आती है, बचपन में सुनी थी मैंने। एक व्यक्ति के 2 मित्र थे, एक बहुत अमीर था और एक बहुत गरीब था। तो वो व्यक्ति हमेशा अपनी पत्नी से कहता था कि मेरा जो गरीब मित्र है ये मेरा बेहतर मित्र है, ज्यादा अच्छा मित्र है, और जो अमीर मित्र है अच्छा है लेकिन गरीब ज्यादा अच्छा है। और पत्नी उसकी बात से कभी सहमत नहीं होती। जो अमीर मित्र था वो राजा के दरबार में बड़े ऊंचे पद पे था। एक बार क्या हुआ कि राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया इस व्यक्ति से जिसके ये 2 मित्र थे, और उन्होंने कहा कि मैं इसे दरबार बुला के बड़ा कठोर दंड दूंगा। जब ये बात व्यक्ति को पता चली, पत्नी को बताया, तो पत्नी ने कहा कि अपने मित्र से जो बड़े वेल कनेक्टेड है और राजा के बहुत क्लोज है, उससे कहो वो तुम्हारी कुछ मदद करे। तो ये व्यक्ति अपने मित्र के पास मिलने गया और इसने कहा कि इस प्रकार की स्थिति है, राजा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है और बड़ा कड़ा दंड देने वाला है, तो मेरी मदद करो। तो उसने कहा कि नहीं देखो, ऐसा राजा का मूड देख के बताऊंगा, तब उससे बात करूंगा, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है, तो
आई विल टेक प्रिकॉशंस। एक मित्र को टेस्ट किया, फिर दूसरे मित्र के पास गया, जो गरीब मित्र था वो भोजन कर रहा था और उसकी पत्नी उसे भोजन सर्व कर रही थी। जब इसने जाके उससे कहा तो वो उठा, उसने अपनी तलवार उठाई, उसने कहा अरे ऐसी की तैसी, देखते हैं तुम्हारा क्या बिगाड़ता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो होगा देखा जाएगा, तो मैं मरने से पहले मैं मरूंगा। तब इसने अपनी पत्नी से कहा देखो होती है ये मित्रता। मित्रता का मतलब ये होता है जब कष्ट के समय मित्र हो, और जिसको तुमने सामान बेचा है उसके सामान में अगर कोई आवश्यकता है मित्र को, जिससे तुमने लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उसकी मदद करो। और फ्रांस ने राफेल एक अच्छा प्लेन होने के बावजूद, एक फाइटर प्लेन अच्छा होने के बावजूद, जो हमें सिक्योरिटी कोड नहीं दिया, तो हमें लगता है, मुझे लगता है, एक आम आदमी को लगता है, जो एयरफोर्स का एक्सपर्ट नहीं है, इक्विपमेंट्स का एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन केवल इस मुद्दे पर कि सिक्योरिटी कोड न देके उसने हमारे साथ धोखा किया है। देखिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये चाहता है कि उसके न केवल सैन्य उपकरण बेचने की क्षमता बढ़े, बल्कि रूस को वो बायकॉट कराना चाहता है, जिससे रूस की आर्थिक शक्ति कमजोर हो जाए। वो ये भी चाहता है कि रूस पे जैसे उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, और बाकी देशों पे भी वो दबाव डाल रहा है कि रूस पे सैंक्शंस लगाएं या उनसे माल न खरीदें, ईरान से तेल ना खरीदें, रूस से तेल ना खरीदें, अमेरिका से तेल खरीदें। ये सारी चीजें करते हैं जिससे कि भारत जैसा एक सॉवरेन राष्ट्र अगर अपने राष्ट्रीय हित में रूस से सस्ता तेल खरीद के देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, तो ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगती। वो अपना F-35 हमको भिड़ाना चाहता है, हमसे खरीदवाना चाहता है। दूसरी तरफ चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और उसका जो J-31 प्लेन है वो उसने उसकी सप्लाई पाकिस्तान को तेज कर दी है, और अगले 3-4 महीने के अंदर उसको सप्लाई करेगा। तो भारतवर्ष को यह बड़ी गंभीरता से सोचना होगा कि 2030 तक जो हमें 26-27 राफेल और खरीदने हैं, जिसके अंदर हमने सहमति जाहिर कर दी है लेकिन अभी फ्रांस ने सहमति जाहिर नहीं की है, तो क्या यह हमारे लिए उचित होगा कि हम राफेल के बजाय जो हमने खरीद लिए सो खरीद लिए, और सिक्योरिटी कोड न मिलने के कारण जिसका हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमारे लिए उचित है कि हम Su-57 रूस से खरीदें, और जो पुराना मित्र जिसने हमेशा हमारी मदद की है उससे उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, हमारे देश को भी फायदा हो। यह भी देखना बहुत आवश्यक है कि रूस की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर ना हो जाए सैंक्शंस की वजह से, और हमारे हथियार न खरीदने की वजह से। एक तरफ तो यूक्रेन से उलझा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका चीन पे डोरे डाल रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका कहीं हमें ऐन वक्त पे धोखा दे जाए, जबकि रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है, और जितने भी युद्ध आज तक हुए हैं, जब जब रूस हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमने हमेशा विजय प्राप्त की है। तो क्या इस बात पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब युद्ध के तरीके बिल्कुल बदल गए हैं, और युद्ध के अंदर पहले जो आर्मी का बहुत ज्यादा प्रभाव होता था, पहले वो घुसती थी, एयरफोर्स उसको कवर देती थी, आज के तारीख में एयरफोर्स का ज्यादा बड़ा रोल हो गया है। वो पहले घुस के मारती है और उसके बाद आर्मी आगे बढ़ती है। जैसे हमारी एयरफोर्स ने उनके अपने देश की सीमाओं के अंदर रह के ही पाकिस्तानी आतंकवादी क्षेत्रों का खत्म कर दिया। तो ऐसे समय में मेरा तो निवेदन है अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र के विशेषज्ञ हैं और देश की सेना के लोग हैं और जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए लोग हैं, कि वेस्ट की तरफ ज्यादा सोचने के बजाय अपने पुराने मित्र, जिसकी मजबूती हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से गेम खेल रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुला के उन्होंने उसी प्रकार का अपमान किया है जैसा कि जेलेंस्की के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ किया, तो इस पे ध्यान। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर उन्होंने कराया है, हर जगह जहां भी जरूरत हो ना हो इस बात का श्रेय लेते हैं, और हमारे देश को इस बात का श्रेय लेने का जरा भी मौका नहीं देते कि जब उनके डीजीएमओ से हमारे डीजीएमओ को फोन आया तो हमने युद्ध विराम किया। वो हर जगह ये अपना ज्ञान बता रहे हैं कि जो ये युद्ध विराम हुआ है ये उनकी शर्तों पे हुआ है, और उसका सारा का सारा श्रेय उनको मिलना चाहिए, भारतवर्ष को कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने
युद्ध विराम के बावजूद हमारे देश के अंदर घटनाएं और फायरिंग को नहीं रोका है और लगातार उसको जारी रख रहे हैं, हमारे लोगों को हताहत कर रहे हैं। इससे हमें चिंतित होने की आवश्यकता है और फिर दोबारा उस दोस्त की तरफ, रूस की तरफ हमें देखना होगा जो चीन को इन्फ्लुएंस कर सकता है पाकिस्तान की तरफ न जाने पे, क्योंकि एक हमें गुमान था और हमें गर्व था, कम से कम तालिबान हमारे साथ खड़ा है और तालिबान के माध्यम से हम पाकिस्तान के कई टुकड़े कर पाएंगे। लेकिन तालिबान भी ऐसा लगता है डबल गेम खेल रहा है, इधर हमसे आके मिलता है, उधर वो चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ और उनके विदेश मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाता और बैठक करता है। उसका मकसद शायद केवल ये है कि उसको इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान, चीन और भारतवर्ष की रिकॉग्निशन मिल जाए, जो अभी तक तालिबान की सरकार को विश्व के किसी देश से नहीं मिली है। इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और वेस्टर्न लॉबी की तरफ जो हम बहुत ज्यादा झुकते चले जा रहे हैं और रूस को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं, उस पे पुनर्विचार मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी इस विषय का मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, जो लोग हैं मेरी बात पे विचार करें और जो राष्ट्र हित पे उचित हो वो करें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।